एहतसाब, डॉक्टर साहबा कौन कौन सजा पाएगा इस एहतसाब के अमल में? देखिए, ये तो मैं तो कोई ना मेरे पे कोई वही नाजल होती है नाउज़ुबिल्लाह, और ना मैं कोई प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। लेकिन जो केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर अंडर प्रोसेस थे, उनको देखते हुए वो लिस्ट जो है वो ये तो आपको ज़रूर करनी चाहिए कि अगर पहले कोई विक्टिमाइजेशन हो रही थी तब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और अगर कोई गुनाहगार है तो उसे स्पेस नहीं मिलनी चाहिए, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसको तंग नहीं होना चाहिए। देखिए बड़े तो बड़े ये सियासी एक नाम आप देखें ना, आसिफ जरदारी से और शहबाज शरीफ से शुरू करें, यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज साहब, अपने वो कोई बंदा उसमें बाहर है नहीं है। देखिए कुछ ये चार एक पांच तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उसके अंदर शामिल है। देखें ये एक रहा है अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट के मैनोवरिंग और इंजीनियरिंग की फैक्ट्री नैब बनी रही, लेकिन पॉलिटिकल मैनोवरिंग एंड इंजीनियरिंग। लेकिन वो केसेस जो एग्जिस्ट करते हैं और वो अमेंडमेंट्स जो की गई वो स्ट्राइक डाउन हो गई, टिल द टाइम उस पर दोबारा कोई इंट्रा कोर्ट अपील करके कोई नया वर्डिक्ट नहीं आता, वो केसेस तो इंटैक्ट हैं और वो प्रोसेस होंगे। लेकिन चूंकि इलेक्शन की डेट शीट आ गई है और वो रट्टा लगा के जो गैस पेपर पे इलेक्शन लड़ने वाला जो प्रोसेस है वो तो अब नहीं होना। अब तो अवामी निसाब जिसने पढ़ना है उसी ने जीतना है। और इस सूरत हाल में इलेक्शन का बिगल बजने के बाद मैं समझती हूँ कि ये एक जो केसेस की तलवार है लीडर्स के ऊपर, ये मैटर करेगी कि किस तरह से वो सियासी अपनी माहौल क्या बनता है। और अपनी तारिक साहब, बहुत से कानूनी लोगों का जंग ख्याल कैसे ये लड़ते हैं। है, जरदारी साहब के ऊपर वो बशीर मेमन ने रिपोर्ट बनाई थी, बड़ी जानदार रिपोर्ट थी वो, जो फेक अकाउंट्स वाली कहानी थी, कि इस तरह के अगर लोग नैब की जद में आ गए और पकड़े गए, सजा का अमल शुरू हो गया, तो बड़े बड़े सियासी जो खिलाड़ी हैं ना, वो कुछ हाथी मैदान से बाहर हो सकते हैं। आपको ऐसा है अंदेशा? देखिए, नैब की जो तरमीम है उनको अगर पूरा रिस्टोर कर दिया जाता और आ दी जाती हैं और वो जो ओरिजिनल ऑर्डिनेंस था उसको बहाल कर दिया जाता तो लाडले का बहुत नुकसान होता, अभी भी हो रहा है। मगर वो 90 दिन का रिमांड आ जाता, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ज़रा आसान हो जाता, वो नहीं किया गया। बंदयाल साहब एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ ये काम करके गए हैं। इवन देन मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, खबर बन गई है कि जी केसेस आ गए, आज पूरा दिन मीडिया की कैमरास दिखाते रहे हैं कि जी वो वैन्स के अंदर जो है वो दर्जनों फाइलें जा रही हैं, कोर्टों में जमा हो रही हैं। देखिए इन फाइलों के अंदर क्या है, इनके अंदर ज़्यादातर सियासी इंतकाम पर मबनी और जो इमरान खान साहब की विक्टिमाइजेशन थी उस पर मबनी केसेस हैं। इनका अंजाम वही है जो बाकी केसेस का हुआ था। ये इंशाल्लाह अक्विटल में रिजल्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा संजीदा केस है जिससे प्रेजेंट जो अभी सेटअप है ये या जो बात आप सारी सही नहीं कह रहे। जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट्स की तहकीकात जो थी चौधरी निसार के ज़माने से शुरू ये हुई। ठीक है, कुछ पुराने केसेस भी हैं इसमें, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक राजा कह रहे परवेज हैं। अशरफ के ऊपर मगर रेंटल पावर वो वाला जो केस है, रेंटल वो पावर भी वाला पहले था के केस है। बिल्कुल ठीक है, उस दौर का शुरू हुआ है। ये मगर वो मैं केस हैं जो कमजोर नहीं, इस तरह जो शहबाज शरीफ के ऊपर 26 अरब रुपए वाला केस है, वो भी वो देखे ना, वो तो चौधरी शुगर, ये पैसा घूम के आया हुआ नहीं है, नहीं टैक्स नहीं, एवेजन वो का केस दो है। नहीं, वो सेपरेट है। जो आप कह रहे हैं ना रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस है, एक वो तो दो अलग-अलग केस है। एसेट्स वाला केस है ना, वो तो मेरिट गंदा नाला वाला अलग केस नहीं, है। उस पे तो मेरिट पे बैरियत हुई ना, वो तो अक्विटल वो हुआ। तो अभी पता चलेगा ना, अभी वो मेरिट पे अपील दायर अक्विटल होगी हुआ। तो पता चलेगा। चलिए वो अब देखते हैं कि अपील उसकी दायर होती शाइक है। उस्मानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाइक साहब। सर ये जी बताइएगा वालेकुम कि साहब। नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर, क्योंकि वो जेल से गए थे बाहर इलाज करवाने की गर्ज, वो दोबारा जेल जाएंगे या वो सीधे आएंगे और जलसा मीनार पाकिस्तान से खिताब फरमाएंगे, क्या होगा? देखिए उसमें प्रोविजन ये है कि अगर उनकी या कोई मेंबर एक पिटिशन फाइल करता है और उनको वो बेल बिफोर अरेस्ट की एग्जामिशन मिल जाती है तो उस सूरत में वो बच जाएंगे, जेल तो नहीं जाएंगे। बाद में जाएंगे लेकिन इमीडिएटली नहीं जाएंगे, वो हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। तो लेकिन आप कह रहे हैं बाद में जाएंगे, जेल जाके उन्हें हाँ हतमी जमानत के लिए दरखास्त दायर करनी पड़ेगी। हाँ, शुरू में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पहले से वो प्रिकॉशन लेते हैं और उनकी फैमिली के मेंबर कोई वो फाइल कर देता है पिटिशन, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये रुकावट हो सकती है। सर एक और चीज़ बताइएगा, पीडीएम ने एक लॉ अमेंड किया था डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम वाली चीज़ को तब्दील करने के लिए, उसके ऊपर हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो नवाज शरीफ और जहांगीर मामले में आई थी, और कहा गया था कि जो 21F नाहली है ये लाइफ टाइम है। अब उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के होते हुए, वो ऑर्डर स्टिल इन द फील्ड है, उस ऑर्डर के होते हुए क्या ये जो लॉ तब्दील किया गया उससे डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की खत्म होगी या दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा? नहीं, अब देखिए काफी कंफ्यूज मामला है, क्योंकि ये जो जजमेंट की थी बंडियाल साहब ने, जाते जाते
उसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हो गया है। और अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जिस आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं उसका जवाब देना ज़रा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में तो मेन चीज़ अभी जो है वो ये कि उनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, वो तो रुक सकता है अरेस्ट करना। उसके बाद इमीडिएटली वो कोई एप्लीकेशन फाइल करेंगे और वो ये सस्पेंड कराने की कोशिश करेंगे, ये जजमेंट बाय रिव्यू और समथिंग ऑफ द सॉर्ट। कोई रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अगर फायज ईसा साहब के सामने दरखास्त आती है कि ये जो लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन है, या इनके अंदर तो लिखा नहीं हुआ, तो लॉ से हमने अमेंड कर दी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको कंसिडर कर सकती है या नहीं कंसिडर करेगी? जी, ये सर्टनली कर सकती है, क्योंकि एसेंशियली आप देखें ना, ये अनफेयर है कि आप सियासत में तो सब झूठ बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आप जब ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आप जिंदगी भर के लिए उसमें ख़त्म हो गए। अल्लाह ताला भी तौबा एक्सेप्ट करता है, तो तौबा तो एक्सेप्ट होती है बासूरत। तौबा का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। ये शाइक उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया आपकी राय में बजा साहब, वो कहते हैं तौबा का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, लेकिन उनकी भी बात से निशानदेही इस बात की होती है कि दोबारा आपको फायज ईसा साहब के सामने दरख्वास्त देनी पड़ेगी। देखें, डिस्क्वालिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है, ये एक डिबेट है कि इस मुल्क में क्या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है कि नहीं है, क्या पार्लियामान एक सुप्रीम और सॉवरेन इदारा है कि नहीं है। अगर आप मंसूर अली शाह साहब का वो डेसेंट नोट पढ़े नैब की जजमेंट के ऊपर, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इस केस का फैसला कर सकूं। कानून साज इदारा जो कि पार्लियामान है, वो एक कानून साजी कर चुके हैं जो वैलिडली पास लेजिस्लेशन है, इसलिए मैं इस पे फैसला करने से कासिर हूं। अब देखिए ना, इस तरह का भी खिलवाड़ हुआ कि वो जो रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ मदर इन लॉ वाले साहब थे, जिनको तारीख बदतरीन मुनसिफ आला के तौर पे याद करेगी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, जिसकी काजी फायज ईसा साहब आज लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसको मार्जे वजूद में आने से पहले ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा एंटिसिपेटरी ऑर्डर, अ चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर बर्थ, यानी आप पार्लियामान के उस इख्तियार को, फाइनलिटी, आपको इतनी जल्दबाजी है और इतनी उजलत है और लाडले से इतना प्यार है, और अपने जो साथ काली भेड़े बैठी हैं, ब्लैक शीप बैठी हैं, ये नहीं कहना, चले मैं ये अल्फाज उनको बचाने के लिए आप इस तरह के एक लॉ को कलदम करार देने जो मार्जे वजूद में नहीं आया। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ये फैसला कर चुकी। सर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे काम किए हुए हैं जिससे पार्लियामेंट ने अपने हाथ खुद कटवाने का रोल अदा किया। 18वीं तरमीम ने आपने जजेस तैनाती का तरीका कर तब्दील किया था। इफ्तिखार चौधरी ने डंडे के जोर के ऊपर आपसे वो तरमीम करवाई, आपको नहीं करनी चाहिए थी, चाहे हुकूमत चली जाती। देखिए, मैं अब ये समझता हूँ जजेस अपॉइंटमेंट में भी बड़ा स्कोप है, उसको दोबारा ठीक करने की, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। इन्होंने क्या प्लानिंग की होती है? 25-25, 30-30 साल की प्लानिंग है कि इसको अब जज लगाऊंगा, जब इसकी बारी आएगी ये फलां लिस्ट देगा, 10 साल बाद फलां लिस्ट देगी, मेरा बेटा जो है वो फलां सन में जज बन जाएगा, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। 200 जाके आज तारड़ साहब जाएंगे तो कल फिरदौस भी आएंगे, तो उसको ये पूरी प्लानिंग की जाती है, इन्होंने की हुई है। ये बंदयाल साहब करके गए हैं, अपने बेटे के लिए भी बंदयाल का नाम, बाकी भी लोग करके गए हैं। अगली 50-50 साल की प्लानिंग है, अगली नस्लों की प्लानिंग है, इसको भी दुरुस्त करना है केस मैनेजमेंट सिस्टम को। मगर देखें, जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो, पार्लियामान फैसला कर चुकी, मेरा नहीं ख्याल। और देखें, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी अपनी जगह, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी तो है ना, जुडिशरी का रोल अपना है, एग्जीक्यूटिव का अपना है, लेजिस्लेचर का अपना है, तो इसमें इंटरफेरेंस की गुंजाइश नहीं है।